अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। स्टूडेंट्स आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने लगे हैं। दैट टॉपिक इज 3.8 और इस टॉपिक का नेम है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ लॉन्ग भी ये आता होता है आपके पेपर में। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी इस टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैं शॉर्टी से कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी कंफ्यूजन मैं क्रिएट नहीं होने दूंगा। इसके अलावा वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ ना उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्या है? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखें, इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वजाहत करना। काइनेटिक जो हमारी KMT थी ना, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, उसकी मदद से ना हमने वजाहत करनी है टेम्परेचर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक क्लू दूं। आपको पता है हमने लास्ट पास्टुलेट किया था, पास्टुलेट नंबर 8, जिसको मैंने बॉक्स भी बना के आपको टिक करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टेम्परेचर के। यानी कि अगर गैस के मालिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा करें तो उनके अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, मतलब उनकी मूव करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा हो जाती है। और जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करें तो उनके मूव करने की सलाहियत यानी कि मोशन करने की सलाहियत यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो जाती है। इसी चीज को हमने प्रूव करना है। देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। आपने लिया, आपने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर ये है आपके गैस के मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू KMT गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन होती है, बिल तरतीब मोशन होती है। ये एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, इनकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो जब ये मूव करते हैं ना, तो मूव करने के बाद ये आपस में तो कोलाइड करते हैं, आपस में तो टकराते हैं, लेकिन आपस में टकराने के अलावा वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं? जिसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब प्रेशर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने भी यही जो है ना फाइंड आउट करना है। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कुलियन है ये इलास्टिक कुलियन होगी। स्टूडेंट्स इलास्टिक कुलियन क्या होती है? आप स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स में पढ़ा हुआ इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन, वो भी मैंने आपको समझाया, वो भी कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा। और जब मैंने KMT का टॉपिक आपको समझाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रैंडम मोशन होती है वो इलास्टिक कुलियन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, आपने टॉपिक बहुत ईजी है, आपने अब इसी तरह इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने क्या लेना है? आपने कहना है कि द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज रैंडम, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना वो रैंडम मूवमेंट है, वो यानी कि रैंडम एक दूसरे से वो बिल तरतीब मूव करते हैं। सो दे कोलाइड विद ईच अदर, इसलिए वो आपस में तो टकराते हैं। एंड आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और कंटेनर की वॉल से भी वो टकराते हैं। अब देखिएगा, एज वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन होती है 1/3 mn c स्क्वायर बार। अब यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि m वेयर m क्या है? आप स्टूडेंट्स को बार बार हम बताते हैं कि ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फर्ज करें ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं इस सिलेंडर के अंदर, तो स्मॉल m जो है वो ये जाहिर करता है कि सब एक एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है। तो मैं लेट सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो मैस है ना वो है 1 kg। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब आगे क्या कहता है? कहता है कैपिटल N, कैपिटल कहता है कि टोटल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नोट नोट टोटल नंबर ऑफ मैस ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने सपोज किया है 10 है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि n इज इक्वल टू 10 है। ओके, अब आगे सी स्क्वायर बार, आपको पता है ना ये जब आपस में, देखिए स्टूडेंट्स, जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो वो किसी स्पीड से टकराएंगे ना, स्पीड मींस किसी वेलोसिटी से टकराएंगे। मैं बार बार आपको कहता हूँ जब भी स्पीड की बात आ जाए ना तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए वेलोसिटी की बात, ठीक है? तो इसका मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेलोसिटी पाई जाती है। तो केमिस्ट्री में हम वेलोसिटी को v से जाहिर नहीं करते, हम सी स्क्वायर बार से जाहिर करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया कि सी स्क्वायर बार इज द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये गैस के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है ना, जिसको मैंने m इज इक्वल टू 1 कहा है, जिसका मैस 1 है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? और आपको पता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स काइनेटिक एनर्जी जो का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2
एम वी स्केयर। अब वी स्केयर को हमने हटाना है क्योंकि फिजिक्स नहीं हम पढ़ रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सो हम वेलोसिटी को सी के सिंबल से ज़ाहिर करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/2 एम सी स्केयर। ओके, हाँ, एम सी स्केयर बार। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे आप एक्चुअल में आपका मेन मोटिव क्या है? आपका मोटिव ये है कि आपने पासुल नंबर 8 प्रूव करना है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आप क्या करोगे? आपके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वेशन है, एक आपके पास काइनेटिक इक्वेशन है। तो आप ऐसा करो, काइनेटिक इक्वेशन को दोबारा लो, आप देखो पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्केयर बार। क्या करो? डिवाइड करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, क्या किससे? 2 से। अब ये 2 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि देखो हमने टेम्परेचर तक लेके आना है इसको। अब टेम्परेचर तक लाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमें 1/2 चाहिए इस काइनेटिक इक्वेशन के अंदर, जो कि आपके पास है 1/3 एम एन सी स्केयर बार। ओके, अब आप डिवाइड करोगे 2 से 2/2, आप लिखोगे पी इज इक्वल टू 2/2 आगे 1/3 एम एन सी स्केयर बार। अब आपको पता है कि अगर रिप्लेसमेंट करें, अब यहां से मैं आपको चलें दोबारा बता देता हूं, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो ये देखिएगा, मैं लिखता हूं 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब मैं चाहता हूं यहां पे इस 3 की जगह 2 आ जाए, तो ये 2 जो बटे के नीचे आपको नजर आ रहा है ना, इसको इस तरफ ले जाए, 3 को इस तरफ ले जाए, तो कोई इशू नहीं होगा। 2/3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 आएगा और 2 3 6 आएगा। नीचे भी करो, 2 1 2 आएगा, 2 3 6 आएगा। देन स्टूडेंट्स, इसका मतलब है रिप्लेसमेंट करने से ना दरमियान में अगर मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड का साइन हो ना, तो रिप्लेसमेंट करने से ना बटे के नीचे वाली वैल्यूज को रिप्लेसमेंट करने से आपके आंस में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आगे रिप्लेसमेंट कर दोगे, आप लिखोगे पी वी इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एम एन सी स्केयर बार। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने यहां से क्या करना है? आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, आपने टेम्परेचर को लेके आना है। तो टेम्परेचर को तब तक नहीं ला सकते जब तक इस एन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा तो नहीं ना, किसको किससे मल्टीप्लाई, ये तो रट्टा हो गया। नहीं, रट्टा नहीं। देखिए, बार बार ट्राई करनी है। अगर फर्ज करो आपके पास कोई भी इस तरह का खेल हो कि जिसमें आपने एक चीज को बार बार, मतलब एक एक चीज तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको बार बार ट्राई करनी पड़ती है कि मैं इस चीज को हटा के इधर लगाऊं तो क्या होगा, इस चीज को वैल्यूज को उठा के अगर इधर लगाऊं तो क्या होगा। तो इसी तरह जब साइंटिस्ट या केमिस्ट होते हैं ना, वो भी इसी तरह बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आप क्या करोगे? पी वी इज इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एम सी स्केयर बार। अब ये 1/2 एम सी, हमने एन क्यों हटाया? क्योंकि हम अगर एन हटा देना तो बाकी हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? 1/2 एम सी स्केयर बार। और 1/2 एम सी स्केयर बार, ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा ही है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यही मैं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी से पहले ना, आप देखो, ये आपके पास पीवी, पीवी किसके बराबर आपके पास होता है? पीवी स्टूडेंट्स बराबर होता है जनरल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पीवी बराबर है एनआरटी। तो आप पीवी वी की जगह क्या लिखोगे? एनआरटी इज इक्वल टू 2n/3। अब ये कैपिटल एन जो नजर आ रही है, ये किसको ज़ाहिर करता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज 10। लेकिन आपको पता है, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास 10 है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वो है एवोगैड्रो नंबर। मैं आपको दोबारा बताऊं, अगर किसी भी गैस के सिलेंडर में ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद हो ना, कि वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो उनकी जो वैल्यू होती है ना, उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो इसलिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे n इज इक्वल टू एन ए। एन इज इक्वल टू एन ए के बराबर इसको पुट करना है। उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह क्यों क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें कांस्टेंट चाहिए। अब हमने तमाम कांस्टेंट्स को अलग करना है। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे, अब आप लिखना शुरू कर दोगे क्या? आप लिखोगे एन 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 टी एन आर टी इज इक्वल टू 2na/3। ओके, और आगे लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय के डॉट ई, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी उसके साथ पुट कर देंगे। अब यहां पे देखो, जो स्मॉल एम है, एन आर टी, स्मॉल एम, एन किसको ज़ाहिर करता है? नंबर ऑफ मोल को। तो हम एक मालिक्यूल ले रहे हैं, तो अगर हम एक मालिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं? वो भी एक ही होते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मोल्स 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप करोगे 1RT इज इक्वल टू Na/3 मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट्स आपके पास क्या? Ke। अब आगे से देखिए, अब कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दें। आर को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि आपने किसको प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है?
टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर आपके पास आर है, सिर्फ आपने आर को हटाना है, तो आर को 3 के साथ डिवाइड करो, क्योंकि आर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, तो 3 के साथ डिवाइड होगा। अब देखिएगा, T इज इक्वल टू 2Na/3R मल्टीप्लाई बाय K डॉट E। अब यहां पर, अब मैंने ये लिख भी दिया आपको साथ, क्या मैंने लिखा है कि वेयर Na इज एवोगैड्रो नंबर सो इट इज कांस्टेंट। Na भी कांस्टेंट है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। Na इज कांस्टेंट, यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, और R तो हमारे पास होता ही जनरल गैस कांस्टेंट है। तो इन तमाम कांस्टेंट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, K पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, K क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जैसा कि फार्मूला हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो, जो कि आपने ये लॉ भी पढ़ा हुआ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो क्या आता है, V इज इक्वल टू KT आता है ना। तो अगर मैं ये KT ले आऊं तो KT से मैं दोबारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ला सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं ला सकता हूं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा T इज इक्वल टू K, तमाम कांस्टेंट की जगह मैंने लिख दिया K, और उस K के साथ मैंने डाल दिया मल्टीप्लाई बाय K डॉट E, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और मैंने आगे लिख दिया T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KE। ले स्टूडेंट्स, यही मैंने प्रूव करना था। ओके, अब यहां से आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वजाहत हमने ये किया, इस सारे लॉ की वजाहत हमने ये किया कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना जब किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का सिलेंडर के अंदर, तो हमेशा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। देखो, स्पीड इंक्रीज होगी ना, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड इंक्रीज होगी ना, तो समझिएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करने से स्पीड डिक्रीज होगी, यानी कि मूवमेंट डिक्रीज होगी, यानी कि मोशन डिक्रीज होगी ना, तो समझ लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। ये था स्टूडेंट्स आपका क्या, एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसी तरह इसको याद करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना आए। और इसी वीडियो को मैं पोस्ट भी कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक भी ले सको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके लेवल तक जाके समझाया जाए। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।